चाइना के जितने भी वॉर इक्विपमेंट्स हैं आज तक रियल वॉर में उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है। पूछेंगे सीज फायर वाला धोखा इस देश की सेना इस देश के साथ क्यों किया, क्या समझौते अमेरिका से किए। जब इंदिरा जी ने इस समय किया था और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने हमारे विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था, इस बार एक लाइन नहीं आई। यूनाइटेड नेशंस पे हमारे विरुद्ध प्रस्ताव आया था, नहीं लाइन आई। तो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से इनका बस इतना नाता है कि दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुट जाता है। इनके भाव में, इनके कार्यशैली में, इनके भावनाओं में, इनके वक्तव्य में वो चीज नजर नहीं आती। आज स्थिति यह है कि बिल्कुल एक टेक्निकल बात पहले कहना चाहूंगा जो अभी आपके में बताया जा रहा था, जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने यूज किया था। एक टेक्निकल बात यह है कि चाइना के जितने भी वॉर इक्विपमेंट्स हैं आज तक रियल वॉर में उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है कभी। बिल्कुल, क्योंकि चाइना ने 62 और 79 की वियतनाम वॉर के बाद आज तक कोई वॉर नहीं लड़ी है। उनके घर के अंदर कोई आतंकवाद का इशू नहीं है जिसमें उन्होंने कोई लाइट वेपन्स भी कभी यूज किए हों। तो आप ये समझ सकते हैं। और यूएन पीस कीपिंग फोर्स में उनका इन्वॉल्वमेंट नील रहता था, पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने वहां जाना शुरू किया है। इसके विपरीत भारत ने 4 लड़ाइयां सीधे लड़ी हैं, आतंकवाद से निरंतर लड़ा है, संयुक्त राष्ट्र सेना में हमारी बहुत सक्रिय भागीदारी रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने रियल मैच खेले हैं, उन्होंने नेट प्रैक्टिस की है। तो सिमुलेशन के ऊपर जो आप रिजल्ट देखते हैं और रियल फील्ड में जो रिजल्ट देखते हैं उसमें जो अंतर है वो चाइनीज प्रोडक्ट और इसमें नजर आ रहा है, जिसे मैं पहले भी कह चुका हूं अंजना जी, दर्शकों के समझ के लिए, कि आप कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार खरीदते हैं तो कहा जाता ना, कंपनी दावा करती है कि ये इतना माइलेज देगी और इसका मेंटेनेंस इतना आएगा, पर जब आप जमीन के ऊपर उतारते हैं तो आपको नजर आता है कि वो आदर्श परिस्थितियों की बात थी, वो एक्चुअल परिस्थिति में उतना नहीं है। जबकि भारत का ने आत्मनिर्भर होकर अपने वेपन्स बनाए, हमारे जो बाहरी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड हैं। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो हमारे जो वेपनरी थी, दिस वाज ट्राइड एंड टेस्टेड ड्यूरिंग द वॉर, और उनकी ट्राइड टेस्टेड नहीं थी, तो पहले टेस्ट में वो फेल होते हुए नजर आए। और यहां पर मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा, भारतीय सेना का भी जो मनोबल था और सरकार ने जिस प्रकार का संबल प्रदान किया, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। कि अगर आप देखें तो 3 बार हमने हमारी सरकार में रहते हुए एग्रेशन किया है पाकिस्तान के खिलाफ। पहला 2016 में हमने जाकर उनका आतंकवादी अड्डा ध्वस्त किया, और वो भी आर्मी के थ्रू जाके। 2019 में हम उससे एक स्टेप आगे गए, अब हमने एयरफोर्स का यूज किया और लॉन्च पैड को ध्वस्त किया जी। और उस समय दोनों चीजें सरप्राइज एलिमेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान को कभी सपने में गुमान नहीं था कि युद्ध न होते हुए भी भारत सेना भेज देगा या एयरफोर्स का इस्तेमाल करेगा। और इस बार हमसे एक स्टेप आगे गए, पिछली बार लॉन्च पैड ध्वस्त किया था, इस बार हेडक्वार्टर ध्वस्त किया। और इस बार तो पाकिस्तान चौकन्ना भी था, जल थल नभ तीनों से, मगर इसके बावजूद हमने सफलतापूर्वक जो किया है। और इस समय इंटरनेशनल मीडिया में जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि उनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस था वहां तक जाकर हिट होने की स्थिति हुई, और उसके बाद क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है, शायद यह रहस्य का खुलासा कुछ दिनों के बाद होगा। तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में सारे देश को साथ होकर एक स्वर में बोलना चाहिए, और किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न करना मुझे उचित ही नजर नहीं आता, बल्कि ये राष्ट्र के लिए घातक भी नजर आता। ठीक है अलका जी, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। इस बीच संघर्ष में निकली हमारी सेना जब घुस गई और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पूरी देश की कांग्रेस जय हिंद यात्रा तिरंगा निकाल रही थी। जंतर मंतर में मैं भी खड़ी थी, हमारे केसी वेणुगोपाल जी सीनियर लीडर सब उतरे, राहुल गांधी जी ने मशाल जुलूस निकाला जिसे दिल्ली पुलिस ने रोका। किसी ने देखा नहीं देखा, हमने इंतजार नहीं किया था कि ये रुकेगा और श्रेय लेने के लिए हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। हम सेना संघर्ष कर रही थी, हम थे। कांग्रेस खड़ी थी सरकार के साथ कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई, दोनों बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं आते, और राहुल जी और खड़गे जी कहकर आते हैं कि बिना शर्त जो भी फैसला, जो भी कदम सेना सरकार उठाएगी हम खड़े हैं। हम अंत तक खड़े रहे। युद्ध चल रहा था, जो भी संघर्ष चल रहा था, लेकिन वही दूरदर्शन का एक चैनल जो इनके हाथ में है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाकर उन्हें गद्दार बता रहा था। फिर भी संयम हमने नहीं खोया। लीडर और डीलर में फर्क है। इंदिरा जी के समय भी यही देश, यही सेना थी, आज भी वही देश, वही सेना है, लेकिन वो लीडर थी। आज डील हो रही है ट्रेड को लेकर, संघर्ष विराम कहां घोषणा होती है? अमेरिका का राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, फिर पाकिस्तान से आता है। हमारी सेना, हमारे 140 करोड़ को लगता है कि हम घुस गए।
हमारे पूर्व सेना के जवानों के आंखों में आंसू हमने आप ही के चैनलों पर देखे कि जवान शहीद होता है, जवान हारता नहीं है, जवान या तो शहीद होता है या जीतता है। वो धोखा महसूस कर रहा है कि सेना को भी विश्वास नहीं लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप आज भी अरब देशों में जाकर कहते हैं कि मैंने इन्हें ट्रेड का, हाँ, समझौते के तहत बैठिए, डिनर करिए, ये करिए। वो प्रधानमंत्री जी ने माना है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ थे मैं वहां के, उन्होंने फोन किया, हमें कहा गिड़गिड़ाए, ये कर लो, हमने कर लिया। ऐसे कैसे कर लिया? 98 में जेनेवा में लाया था पाकिस्तान प्रस्ताव, तो नरसिम्हा राव सरकार के डेलीगेशन को लीड अटल जी ने किया था। जब मनमोहन सिंह के बारे में नवाज शरीफ ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में बोला था। एक आज का विपक्ष है, और वैसे भी बहुत सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब इंदिरा जी ने इस समय किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने हमारे विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था, इस बार एक लाइन नहीं आई। यूनाइटेड नेशंस में हमारे विरुद्ध प्रस्ताव आया था, नहीं लाइन आई। अलका जी ने याद हो तो 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ यूएन में वोटिंग की थी और सोवियत यूनियन ने हमारे पक्ष में वीटो किया था जाके। और सुनिए, इसके बाद इतना ही नहीं, बांग्लादेश का 5 पैसे का टिकट लगाया गया था, 5 पैसे का सेस। 55 साल पहले के 5 पैसे आज के 5 रुपए के बराबर हुए। हर सामान पे 5। आज कोई सेस लगा ना, किसी देश ने आप पे हमले की धमकी दी ना। और सोवियत यूनियन का भी ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदारी थी हमारी, उनके साथ क्या क्या डील हुआ था। अब केजीबी और सीआईए के जो आर्काइव्स खुल गए, बस एक ही बात कहना चाहता हूं, सोवियत यूनियन ने हमें सपोर्ट करने के बदले में कहा, जो कहा हमने सब किया। हमने कहा प्रिवी पर्स खत्म, हमने कहा बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, पीएसयू करो, कमिटेड जुडिशरी करो, और लास्ट में उसने कहा अपना नाम चेंज करो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो। इन्होंने कहा जो हुक्म मेरे आका, सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया साहब। अब ये सारी चीजें केजीबी मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 क्यों नहीं हटा रहे? अरे राफेल पे नींबू मिर्ची लटका के कौन बैठा था? आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। अभी भी सब कह रहे हैं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई आपके नेता इमरान मसूद सबूत मांग रहे हैं, आप कौन सी कार्रवाई कर देते हैं जो उनसे पूछ रहे हैं? सबका तो वही हाल है। कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी थी और सेना के साथ, सरकार को सेना के साथ खड़ा होना था, वो कांग्रेस से लड़ती रही, कांग्रेस अध्यक्ष को गद्दार बताती रही। हमने बिल्कुल ये कहा, राफेल नींबू बांधने के लिए नहीं, मिर्ची बांधने के लिए नहीं खरीदे थे, याद दिला रहे थे, छोड़िए रफाल, पाकिस्तान को बताइए। हमने 123 का सौदा किया था, आपने 23 रफाल लिए, वो नींबू और मिर्ची जो टांगे थे वो निकाल लीजिए। और हमें खुशी है हमारी सेना ने निकाले और मुंह तोड़ जवाब दिया। अटल जी में और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को अपना राजधर्म निभाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए समझाया। आज भी अटल जी होते तो मोदी जी को कहते राजधर्म निभाइए, अमेरिका के सामने, पाकिस्तान के आतंकियों के सामने घुटने मत टेके। यही अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था, दुर्गा कहा था जब 90,000 की पाकिस्तान सेना ने हमारे भारत के सामने घुटने टेके थे। आज वही इंदिरा गांधी को बार बार अपमानित करने का काम भाजपा के प्रवक्ता चैनल पर आप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इनका साथ दे। हम सेना का साथ देंगे, आज भी सेना के साथ खड़े हैं और पूछेंगे, लोकसभा का सत्र बुलाने का दबाव बनाएंगे और पूछेंगे सीज फायर वाला धोखा इस देश की सेना इस देश के साथ क्यों किया।